नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम अपने जितने व्यूवर्स हैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि आज एक बहुत लगभग 20 या 25 रोज़ बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं और ये हम लोगों की इतनी निजी व्यस्तता थी जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाए। हमारी टीम भी व्यस्त थी और हमें भी थोड़ी सी व्यस्तता रही, इसलिए सभी व्यूवर्स से सबसे पहले क्षमा चाहता हूं। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमने भारतीय संविधान का भाग 1 पूरा कर लिया था और आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 की चर्चा करेंगे। और आज जो भारत के संविधान का भाग 2 हम पढ़ेंगे वो 2 मायने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से वर्तमान में करेंट्स जो इशूज़ हैं देश में, उस अकॉर्डिंग आपको जानना भी वो ज़रूरी है। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित परीक्षा में जो प्रश्न बनने वाले हैं तो इस टॉपिक से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आज इस टॉपिक को भी हम ध्यान से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का भाग 2। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में उत्तर देना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंधित प्रावधान हैं और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारे जितने भी नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे जा सकती है, या भारत की संसद को क्या क्या अधिकार हैं, वो किस प्रकार से नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नागरिक कौन या नागरिकता क्या है। तो देखिए, अगर इसे एक आम यानी कि ज़्यादा कठिन भाषा में ना जाते हुए सिर्फ इतना समझना चाहें कि नागरिक कौन है, तो किसी देश में जिसे सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, किसी देश में जिसे सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, वही नागरिक है। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम संवैधानिक भाषा की तरफ चलें तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, वह नागरिक है। दूसरा, जिसे भारत के संविधान में पूरी श्रद्धा हो, भारत के संविधान में पूरी आस्था रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जा सकता है। और एक तीसरी लाइन बोल रहे हैं, जिसे भारत के संविधान द्वारा सारे प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, और भारत के संविधान द्वारा ऐसे अधिकार जो भारतीयों को तो प्राप्त हैं, या ऐसे अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं हैं। जैसे कि हम लोग चर्चा करेंगे हमारे देश के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का। एफ आर का मतलब फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो फंडामेंटल राइट जो 14 है, फंडामेंटल राइट 21 है, ये 29 है, 30 है। ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को भी प्राप्त हैं। लेकिन इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे 15, 16, 19, इस प्रकार के जो अधिकार प्राप्त हैं, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसे संविधान द्वारा सारी शक्तियां जिसे प्राप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है नागरिक। अब नागरिक की डिबेट्स क्यों हो रही है? क्योंकि देश में इस समय बड़ी समस्या चल रही है कि देश का नागरिक कौन। जिस प्रकार सरकार ने भी एनआरसी कराने का प्लान बनाया है, नेशनल सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेशनल, तो एनआरसी सरकार कराएगी, उसमें कौन व्यक्ति नागरिकता साबित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले 1985 में आसाम एकॉर्ड के तहत असम में नागरिकता एक समझौता हुआ था। उसके बाद एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी हुआ। अब चर्चा चल रही है कि पूरे देश में एनआरसी होगा। अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा।
सरकार डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, कुछ लोग दलील दे रहे हैं अभी से कि हमारे डॉक्यूमेंट्स तो बाढ़ में गुम हो गए हैं, कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि हमारे पास तो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे वो है ही नहीं, तो कैसे नागरिकता की बात चलेगी। नागरिकता की समस्या को समझने से पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेंगी। मान लीजिए एक देश है, ये अमीर देश है, और एक देश है गरीब देश है। तो गरीब देश है जहाँ पे प्रशासन ठीक से काम नहीं करता, राजनीतिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो वो किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो गरीब देश से निकलकर अमीर देश में पहुँच जाएं। तो वो चोरी से या किसी वैधानिक तरीके को अपनाकर दूसरे अमीर देश में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये गरीब देश के लोग अमीर देश से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक रिफ्यूजीज बन के, शरणार्थी बनकर रहते हैं, या वहाँ की सरकार अगर इन्हें शरणार्थी मान ले तो ये शरणार्थी हैं, नहीं तो ये इन्हें सरकार घुसपैठिया का रूप मानती है कि ये घुसपैठिया हैं और चुपके से भारत के मतलब किसी देश की सीमा में अंदर चले गए हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये डिबेट्स तो बहुत लंबी है और ये चलती रहेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का संविधान, जो भारत का संविधान था, वो भारत का संविधान लागू हुआ, दो डेट को आप समझिए। दो डेट इस प्रकार हैं कि एक डेट है आपकी 26 नवंबर 1949। तो ध्यान से समझिए, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन भारत के संविधान के जितने प्रावधान थे वो इस दिन लागू नहीं हुए। इस दिन हमारे नागरिक, वैसे 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हुए, बाकी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन 4 आर्टिकल ऐसे थे, वो आर्टिकल ये है, 5th, 6th, 7th और 8th, ये आर्टिकल नागरिकता संबंधित हैं। ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था और इसी दिन 4 ये आर्टिकल लागू हो गए। और ये चारों आर्टिकल का नागरिकता से संपर्क है, सीधा संपर्क है। पहला क्या कहता है, देखिए पहली चीज है आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, एक डेट लिख रहे हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 एक भारतीय, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा जो 26 जनवरी 1950 तक भारत का मतलब जो 26 जनवरी 1950 या 1950 के बाद भारत में जन्मा हो। नंबर 1, वह भारत में जन्मा हो, वह भारत में जन्मा हो, एक शर्त, एक शर्त तो वह भारत में जन्मा हो। उसके बाद उसके माता पिता में कोई एक भारतीय हो, उसके माता या पिता में एक भारतीय हो, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो 26 जनवरी 1950 तक वह भारत में जन्मा हो, माता पिता में कोई एक भारतीय हो और भारत का संविधान लागू होने के, तीसरी बात समझिएगा आप लोग, संविधान जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का लागू हुआ, तो इस तारीख से, इस तारीख के 5 वर्ष, इस तारीख से 5 वर्ष पहले से भारत में अधिवास कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो ऐसे नागरिक को जो 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से, 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा गया। ऐसे व्यक्ति को, वह भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में कोई एक भारतीय हो, ठीक, उसे भारत का डोमिसाइल मिल जाए, मतलब भारत के निवासी माना जाएगा, ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके 5 वर्ष पूर्व, उसके 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को नागरिक समझा जाएगा। अब ये तो आर्टिकल 5 में सारा कुछ दिया गया है, आर्टिकल 5 में। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल हमारा एक है आर्टिकल 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश सिर्फ भारत आज़ाद नहीं हुआ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। पाकिस्तान भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान बना, ठीक। तो दोनों देशों के बीच में ये तय हुआ था कि कुछ नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे और कुछ नागरिक ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले थे। क्योंकि हमारा देश का बंटवारा जो हुआ वो कहीं ना कहीं उसके आधार धार्मिक था। धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए, तो धार्मिक भावनाओं से जो लोग जुड़े थे वो भारत और पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफ़र करने वाले थे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 6। ये कहता है पाकिस्तान से आकर पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले मतलब पाकिस्तान से प्रस्थान करके भारत की सीमा की तरफ आने वाले एक व्यक्ति जो भारत से मतलब जो एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, और एक कुछ शर्तें हैं। भारत पाकिस्तान से कहाँ आया हो? भारत आया हो, और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, मतलब उसके माता या पिता, ध्यान से सुनना, माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत के अंदर हुआ हो। बात समझ पाए? माता या पिता में किसी एक का, जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि भारत के विभाजन के पहले माता या पिता का एक का जन्म भारत के सीमा के अंदर हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से प्रव्रजन करके अगर भारत आता है तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है। इसके लिए कुछ दो शर्तें हैं। दो शर्तों में कोई एक शर्त अगर पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। दो शर्तों में से एक कोई अगर शर्त पूरी कर दे तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। देखिए, अगर वो 19 जुलाई एक इंपॉर्टेंट तिथि लिख रहे हैं, 19 जुलाई 1948, ठीक। अभी तुमने कहा कि उसका भारत अविभाजित भारत में माता या पिता में किसी एक का जन्म हुआ हो। अब हमने एक तारीख लिखी है 19 जुलाई 1948 से, इस तारीख से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन करके कोई अगर भारत आ गया है, इस तारीख से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भाग कर या पाकिस्तान से आकर भारत की सीमा के अंदर आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से नागरिकता मिल जाएगी, भारत उनको नागरिकता दे देगा। लेकिन इस तिथि के पहले आना चाहिए, 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए। अब दूसरी शर्त, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई के बाद में आया है, अगर इसके बाद में आया फिर क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है तो उसके लिए फिर क्या प्रावधान है? अगर 19 जुलाई के पश्चात भारत में प्रवेश किया है तो उसे भारत में 6 महीने तक निवास करना पड़ेगा, और उसे रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकृत के तहत नागरिकता मिल जाएगी 6 महीने तक। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने से पहले, मतलब जब तक वो भारत का नागरिक बने उसके पहले उसे 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक। तो ये आर्टिकल 6 था जो हमने पूरे तरीके से समझा। अब एक और आर्टिकल, अब हमने बात की, एक आर्टिकल की बात करने से पहले हम ये पहले जानने के दो
बार बार हमने 19 जुलाई 1948 ही क्यों लिखा? हमने चाहे वो बात की चर्चा की हो या पहले की चर्चा की हो, लेकिन हमने 19 जुलाई 1948 ही क्यों हुआ? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब अब भारत को भी अच्छे से पता था, पाकिस्तान को भी अच्छे से पता था कि जब देश विभाजित होगा तो लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, ठीक। तो एक अनुमति पत्र प्रणाली, इसी तारीख को दोनों की देशों की सरकारों ने एक अनुमति पत्र दोनों देश की सरकारों ने एक अनुमति पत्र प्रणाली शुरू किया था। अनुमति पत्र प्रणाली इसी 19 जुलाई 1948 से शुरू की गई थी, इसलिए ये हमने 19 जुलाई 1948 की डेट लिखी। अब आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 7 में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। आर्टिकल 7 को समझने से आपको चीज़ें और ठीक से समझ में आएंगी। आर्टिकल 7 ये कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो काफ़ी ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों और हम जाकर पाकिस्तान में बसें, या बहुत सारे लोग थे जो नहीं भी चाहते थे लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। और कुछ लोग तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए कि जाएंगे, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, मुसलमानों का देश है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेंगे, ज़्यादा ताकत मिलेंगी, ज़्यादा संवैधानिक शक्तियाँ मिलेंगी। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उन्हें लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो हमारा भारत था। मतलब पहले वो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहे। इंडिया से पहले भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान में उनका दिल नहीं लगा। उन्हें लगा कि नहीं, हम जिन उम्मीदों को लेकर पाकिस्तान आए थे वो तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है, इससे अच्छा तो हमारा भारत था, फिर हम भारत की तरफ चलें, ठीक है। भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, भारत को प्रवचन करे, को प्रवचन कर गए, ठीक। मतलब पहले पाकिस्तान की तरफ गए, जब वहाँ पाकिस्तान में उन्हें उनके राइट्स नहीं मिले, उन्हें लगा कि नहीं, कहीं काफ़ी हद तक भारत में सब कुछ ठीक था और हमने गलत चॉइस ली है कि हम पाकिस्तान आए हैं, इसलिए मैं फिर पुनः लौट के भारत जाना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रवचन कर लिया है। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्रवचन कर लिया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कौन सी डेट लिखी हमने? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 को अगर भारत से पाकिस्तान की तरफ प्रवचन कर गए हैं, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रवचन कर लिया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु उसे लगता है कि वह भारत लौटना चाहता है, भारत में रहना चाहता है। तो अब इनके लिए कौन सी प्रक्रिया होगी? अगर ये 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे आप लोग। अगर ये लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और अब पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हैं, अगर ये 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भारत आ रहे हैं तो इनके लिए वही प्रोसीजर है जो प्रोसीजर की
उसके मतलब पंजीकरण कराने से पहले 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 7 है वो ऐसे लोगों को लिए है जो इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर इंडिया आना चाहते हैं। ठीक, अब एक और आर्टिकल की तरफ बढ़ते हम लोग हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल हम लोगों ने 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा और अब आर्टिकल 8 की बारी है। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के लोगों को है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता की बात करता है। भारतीय मूल को अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके नागरिकता के बारे में बात करता है। उन व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे। जो समझना ध्यान से, जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का मतलब उनके माता पिता में से कोई भारतीय था, उनके दादा दादी में कोई भारतीय था, उनके नाना नानी में कोई भारतीय था। ठीक, ऐसे लोगों की बात है, दादा दादी में, माता पिता में। ठीक, और ऐसे लोग जो भारत शासन अधिनियम 1935, एक भारतीय संविधान जो सबसे ज्यादा इंस्पायर है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 ये एक बहुत बड़ा एक्ट है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो उसमें अधिकतर 250 अनुच्छेद इसी एक्ट से ले लिए गए, एक तरीके से फोटोकॉपी कर लिए गए। ठीक, हमारे संविधान के 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो कभी एक बहुत अच्छा संविधान में प्रश्न पूछते हैं कि भारत का संविधान सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर है, प्रभावित है, तो आपको एक लाइन में उत्तर देना, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, अब जैसे कि इस एक्ट के द्वारा प्रवासित मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में जो नागरिकता की परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 8 के बारे में जिक्र करता है। ठीक, यदि वह आप इसमें 2 तरीके की बात कहता है, अन्य देश में निवास कर रहा है, मान लीजिए कोई भारत के लोग हैं, कनाडा में रह रहा है, नेपाल में रह रहा है, जापान में रह रहा है। ठीक, या यदि वह अपने राजनयिक परिषद में संपर्क करता है। हाँ, जैसे कि आप समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1920 में भारत से निकलकर जापान चला गया। ठीक, तो भारत का संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक तो नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि उसके दादा दादी, माता पिता या नाना नानी में से कोई एक भारतीय रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति भारतीय दूतावास में, हर देश का अपना दूतावास कार्यालय होता है, उस दूतावास कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कराए और भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक, और एक बहुत अच्छी बात है, यहां से एक अच्छा प्रश्न पूछते एग्जाम में है कि भारतीय संविधान का, अब हमने वो सारे आर्टिकल पढ़ लिए जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अब हम एक और आर्टिकल की बात करेंगे, वो आर्टिकल है आर्टिकल 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9। ये क्या कहता है? भारत में जो नागरिकता ली गई वो हम लोग लेके आए ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान
हम किस देश से लेके आए, तो हमको सीधा बताना है कि हम कहाँ से लेके आए, ब्रिटेन से लेके आए। ठीक, अमेरिका एक देश है। अब आप समझ रहे हैं, जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका के अगर आप किसी टेक्सास प्रांत में रहते हैं या किसी और प्रदेश में रहते हैं अमेरिका के, तो पहली नागरिकता तो आपको उस प्रदेश की मिल जाती है और दूसरी नागरिकता आपको देश यानी कि अमेरिका की है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हो कि मैं एक गुजरात की नागरिकता चाहिए और एक भारत देश की नागरिकता चाहिए। लेकिन दुनिया के देशों ने इस सिद्धांत को अपनाया। अमेरिका जैसे देश है, तो क्या अमेरिका में एक व्यक्ति अमेरिका का निवासी हो सकता है और वही व्यक्ति ब्रिटेन का निवासी हो सकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में वैसे दुनिया के जो फेडरल कंट्री हैं, जो संघात्मक देश हैं, उन संघात्मक देशों ने दोहरी नागरिकता को अपनाया। लेकिन भारत संघात्मक स्वरूप को जरूर अपनाए हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत एकात्मक की ओर झुका हुआ है। इसलिए भारत में सिर्फ सिंगल नागरिकता प्राप्त है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं और आप जाके ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन में आपको बहुत अच्छा लगा कि कहाँ भारत में गरीब देश में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ पर आर्थिक संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं। भारत जैसे देश में आज भी बहुत सारी समस्याएं, दंगे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, तो हम यहीं रहना चाहते हैं। तो और आप यहाँ के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं और ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। लेकिन जिस पल आपने ब्रिटेन की नागरिकता आपको मिल गई, ब्रिटेन ने मान लिया कि ठीक है हमारे यहाँ रहना है, तो ये काम आपको, ये डॉक्यूमेंट्स से भर दीजिए, दे दीजिए, हम आपको अपनी नागरिकता दे देंगे। जैसे ही आपने ब्रिटेन की नागरिकता ली, उसी क्षण आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि जैसे ही आपने ब्रिटेन की नागरिकता ली, वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता छिन जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान रखता है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है और कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक और आर्टिकल देखते हैं। एक आर्टिकल है जो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और उस आर्टिकल से आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये कहता है, जैसे चिंता देश के लोगों को ये थी कि भारत के या दुनिया के देश कह तो रहे हैं कि ठीक है भाई, आपने कह तो दिया, लेकिन पता नहीं कल अगर आप बदल गए, आपकी सोच बदल गई, आपकी नीयत बदल गई, आपने कह दिया कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पर लिखा गया, अनुच्छेद 10 में लिखा गया, यह स्पष्ट करता है किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त, हाँ एक शब्द लिख रहे हैं, संसद द्वारा बनाई गई विधि के संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है। मतलब सरकार किसी अन्य तरीके से नहीं, जो संसद द्वारा बनाई गई विधियां हैं, जो संसद द्वारा बनाई गई विधियां हैं, उन्हीं विधियों के तहत लोगों की नागरिकता को छीना, समाप्त या निरस्त किया जा सकता है। वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में स्पष्ट है कि इनके इतर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो संसद ने राइट्स बनाए हैं, जो संसद ने रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के तहत लोगों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है और किसी तरीके से नहीं समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का एक और आर्टिकल है, क्या है, कितना मिनट हुआ, देखिए, और एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 11, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 11 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संसद को जो भी नागरिकता संबंधी कानून बनाने हैं,
वो नागरिकता संबंधी कानून अनुच्छेद 11 के तहत ही बनाने की शक्ति दी गई है। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 ही नागरिकता संबंधी या कानून बनाने की, नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, कैसे अर्जन की जाएगी, इसके संबंधित जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब अनुच्छेद 11 में दिया गया। इसके तहत भारत की संसद इनका उपयोग करके बना सकती है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा प्रिंसिपल एक्ट जो है, मूल जो हमारा कानून है वो नागरिकता अधिनियम 1955 यही एक्ट मूल हमारा है। इस एक्ट में कई बार सरकार ने संशोधन किए, लगभग 8 बार भारत की सरकार इसमें संशोधन कर चुकी। जैसे कि अभी 2019 में CAA लेके आई, वो भी हमारे प्रिंसिपल कानून में संशोधन है। इस कानून में सरकार 8 बार संशोधन कर सकती है। लेकिन नागरिकता कैसे मिल सकती है, उसके प्रावधान क्या है 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गया। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। भारत में नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। भारत में नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। परित्याग, एक शब्द है परित्याग, एक है पर्यावसान और एक तीसरा है वंचित किया जाना। वंचित किया जाना, ठीक। एडल्ट सिटीजन, वयस्क नागरिक, इस प्रकार से वही अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, अगर वह किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो इसका मतलब उसने अपनी नागरिकता से परित्याग कर दिया, अपने देश की नागरिकता छोड़ दी, ठीक। एक तो ये होता है जब अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, यानी कि हमने अपने भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। फिर इस तरीके से वो व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, दूसरे देश का नागरिक बन जाता है और भारत की नागरिकता उसने छोड़ दी। दूसरा पर्यावसन, ऐसे मतलब भारत में नागरिकता 5 तरीके से मिलती है, बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी तो वीडियो के हम अंतिम मोड़ पे हैं। और जैसे कि भारत में अगर नागरिकता देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा भारतीय की नागरिकता उसने ग्रहण की है, देशीकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता उसने ग्रहण की है, तो वह किसी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, ठीक। अगर उसने पंजीकरण से या देशीकरण से भारत की नागरिकता ग्रहण की और वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और एक तीसरा कारण वंचित किया ऐसे भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बने, ऐसे भारत के नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बने, ऐसे इनके एक आदेश द्वारा केंद्र सरकार ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द कर सकती है। और आगे का प्रावधान ये है कि अब केंद्र सरकार रद्द कैसे करती है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, ठीक है। इसके पीछे वो अगर उसने युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता की हो, भारत के संविधान में आस्था ना रखता हो, ठीक है, और उसने भारत के शत्रुओं से मित्रता की हो, ऐसे कई कारण होते हैं जिन कारण से भारत सरकार नागरिकों के मतलब उनकी नागरिकता छीन लेती है और उन्हें नागरिकता से वंचित कर देती है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग जल्द ही हाजिर होंगे और नागरिकता पार्ट 2 लेकर, क्योंकि हम इसको 2 पार्टों में समाप्त करना चाहते हैं। पहला पार्ट आज हमारा पूरा हुआ और आज के जो टॉपिक थे वो काफ़ी अच्छे थे। व्यूअर्स से अपेक्षा है कि आप इसे ज़रूर देखिए और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हैं तो लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक अपनों का और सभी अपने स्वजनों का, अपनों का और स्वयं अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।